नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाटिल। आज से भारत में आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। केंद्र सरकार का दावा है कि नए कानून से केस जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन खत्म हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य देश की जनता को जल्द न्याय दिलाना है। सवाल है कि अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से देश को आजादी तो मिली है, लेकिन क्या जो व्यवस्था न्याय दिलाने का काम करती है उसमें कोई बदलाव हो पाएगा, जिससे लोगों को कोर्ट के चौखट पर बार बार दस्तक नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल इस नए कानून में आपराधिक मामलों में जल्द निपटारा करने के लिए सभी तरह की प्रक्रियाओं को पूरा करने से लेकर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने तक की समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके लिए 35 जगहों पर टाइमलाइन जोड़ी गई है। इसके अलावा बीएनएसएस के तहत कुल 47 धाराएं और जोड़ी गई हैं। पहले कुल 484 धाराएं थी जो बढ़कर 531 हो गई हैं। इन नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्यों को भी प्रमुखता दी गई है। बहरहाल इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बदल गए कानून, बदलेगी व्यवस्था। तो 1 जुलाई से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह अब भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। इस कानून में एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाए जाने तक की समय सीमा तय कर दी गई है। नए कानून में 6 धाराओं के निरस्त करते हुए 2 नई धाराएं और 6 उप धाराओं को जोड़ा गया है। अब तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कागजों की रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे, जिसमें ईमेल और वॉइसमेल जैसे रिकॉर्ड भी शामिल है। इसी तरह अन्य कई तरह के बदलाव किए गए हैं। आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की आजादी के करीब 77 साल बाद सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए। सभी नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गई है। नए कानून के प्रमुख प्रावधानों पर नजर डालें तो नए कानून में कई नए प्रावधान हैं। पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं। केस वापसी पर पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। नई व्यवस्थाओं में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल का प्रावधान। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। वही कानून के जानकार बताते हैं कि पुराने कानून लगभग 5 से 6 सालों तक कार्रवाई में बने रहेंगे। नए कानून से आम जनता को फायदा होगा तो रिप्लाई मिलेगी। नए कानून का एकमात्र ऑब्जेक्ट यही है कि नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत फेयर रहे। कई बार पुलिस ऐसा करती थी कि गलत धाराओं को जोड़ देना या दबाव में अपराध को कबूल करवा लेना, ये सारी चीजें अब जो होगी पुलिस नहीं कर पाएगी। कानून व्यवस्था में बदलाव भाजपा शासित राज्य सरकारें स्वागत कर रही है। सरकार का मानना है कि यह नए भारत का नए कानून है।
जो दंड को न्याय की ओर ले जाएगा। लोगों को त्वरित न्याय मिलेगा। निर्धारित समय में काम होंगे और पीड़ित पक्ष जो है कहीं भी अपना FIR करा लेंगे, उसमें सीमा विवाद वाली बात नहीं रहेगी। और जो पुराने कानून थे, नियम थे IPC और CRPC की, उसमें भी बहुत बदलाव किए गए। वहीं नए कानून को लेकर विपक्ष खुश नहीं है। कांग्रेस का तर्क है कि न्याय तब होगा जब अपराधी पकड़े जाए, अपराधों पर नियंत्रण होगा। बीजेपी सरकार का अपराधों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कानून व्यवस्था पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, तो नए कानून लाकर बीजेपी कौन सी चमत्कार करेगी? अपराध रोकने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है, अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगातार उठ रहे हैं, तो नए कानून व्यवस्था लाने से कौन सा चमत्कार करेगी भारतीय जनता पार्टी? बहरहाल सरकार का दावा है कि नए कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत उपयोग की शुरुआत करना है। अब देखना होगा कि इस नए कानून से देश और प्रदेश की जनता को समय पर कितना न्याय मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान रायपुर से हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं, भोपाल से बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हैं, भोपाल से ही हमारे साथ रिटायर्ड DGP NK त्रिपाठी जी हैं, भोपाल से ही अकील खान साहब हैं हमारे साथ, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी हैं STF, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह यादव जी। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, पहले आपसे मेरा सवाल है, नया कानून बदला है, अरसों बाद बदला है, अंग्रेजों के समय का कानून था जो अब हमारे हिंदुस्तान में बदल के नया कानून लागू करने जा रही है। ऐसे में विपक्ष के होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पे ये जो सरकार है, जो देश में एक वीक सरकार है, जो उसे लोग अब लीक सरकार कह रहे हैं, जब से यहाँ पर आई है सिर्फ नाम बदलने का ही काम कर रही है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ बदला नहीं है, आपको बता दूं। लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि ये सरकार जो है जिस प्रकार से पुराना जो अभी इन्होंने लाया है आज भारतीय न्याय संहिता 2023, जो पहले पूर्व में भारतीय दंड संहिता IPC 1861 हुआ करता था, उसी प्रकार से भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम जो 2023 लाया गया, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 हुआ करती थी, और पूर्व में भी हम ये सब यूज करते थे। और आपको बता दूं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो लाया गया है, पूर्व में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से ये सरकार ने सेक्शन को इधर उधर करने का जरूर प्रयास किया है, ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने जोड़ी है आज को देखते हुए, और निश्चित तौर पे होना चाहिए, समय समय पे चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, बुक्स नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आज वकीलों के साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी कि बुक्स नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये पुस्तक देखिए, ये बुक्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आज नई बुक इन्होंने लागू की है और इसकी शॉर्टेज है। सरकार की तरफ से अभी कोई बुक नहीं आई है, और लगातार जिस प्रकार से प्रेजेंटेशन लोगों के बीच में उनको जागरूक करने का प्रयास किया गया, करना चाहिए था और पूरा अवेलेबिलिटी कराना था, और अचानक से इसे चेंज कर देना। मैंने कहा ना कि ये सरकार उसी प्रकार का करती है जैसे GST के समय में कोई फॉर्मेट नहीं था, लेकिन उन्होंने GST लगवा दिया, और उसका लगातार 2500 बाद उसमें फिर अमेंडमेंट होते रहे। तो पूरे तैयारी कर लेते, उसके बाद करते, चेंज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। न्याय सुलभ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और अच्छी चीज उसमें ऐड और होना चाहिए। समय समय पे कहते हैं ना कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, और कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो अपने आप में वो अन्याय होता है त्रिपाठी जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 नए कानून जो लाए हैं, जो सरकार बताने का प्रयास कर रही है, अब ये देखना है कि ये तीन कानून में सरकार ने क्या खास किया है और भारत में इससे क्या बदलेगा। और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक चीज मैं अभी पढ़ रहा था जब आपके डिबेट के लिए तैयारी करने के लिए, तो इन्होंने एक चीज किया है कि टाइम बाउंड तो पहले भी था, टाइम बाउंड तो पहले भी था। और रही बात, जिस प्रकार से मैं बता दूं कि अब टाइम बाउंड ये हो गया है अमित जी कि चार्जशीट पेश होने, FIR दर्ज होने और फैसला सुनाए जाने तक का टाइम फिक्स कर लिया गया है। ये अच्छी बात आपको नहीं लग रही? अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रायल, इज इट पॉसिबल इन इंडिया कि आप ट्रायल होने के 30 दिनों के अंदर आपको फैसला सुनाना है? पहले ही सुनाया जाता था वो तो। 26 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं साहब, 26 साल हो गए मुझे वकालत करते हुए।
और मैं आपको बता दूं कि पहले मैं वही तो कह रहा हूं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना था। अभी आप कह रहे हैं कि आपको तुरंत एफआईआर की कॉपी भी मिल जाएगी और लगातार ई माध्यम से हम लोग सब चीजें को करेंगे, सारी चीजें आपको डिजिटल कर दिया गया है। नहीं हुआ है साहब, नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं। आज भी हम कोर्ट गए थे, मैं आपको बता दूं कि अब मैं अभी 2-3 दिन पहले एक छोटे से कस्बे में किसी मैटर पे गया था। मैं आपको बता दूं वहां पर कंप्यूटर की भी सुविधा, नेट भी वहां पर काम नहीं कर रहा था और सर्टिफाइड कॉपी लेना था, तो वहां पर किसी जूनियर को मैंने बोल के आया कि आप ये सर्टिफाइड कॉपी निकाल के रखिएगा। ये तो हाल है। और आप एक नया चीज को ला रहे हैं और कह रहे हैं हम अब डिजिटल युग में आ गए हैं। और उसी प्रकार से जैसे इन्होंने कहा, पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया, ठीक है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह अपराध होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और पीड़िता का बयान दर्ज कराने के रिपोर्ट मिलेगी राज्य को। एक चीज मुझे जो अच्छी लगी कि पीड़िता को भी सुना जाएगा, पहले भी सुना जाता था, तो बहुत ज्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किए, इधर से उधर किया गया है, कुछ धाराओं को हटाई गई है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐड ऑन और होना था। कुछ वकीलों से बात करना था, कुछ जनता से बात करना था, कुछ आप जैसे प्रबुद्ध जन पत्रकारों से बात करना था, और लगातार जो सीनियर वकील हैं उनसे चर्चा करके अगर ये सारा चीजों को करते, मुझे लगता है यही फॉर्मेट में और बेहतर चीज हम ला सकते थे। चलिए, धीरे धीरे ही बेहतर होता है। हम आपके पास फिर से आएंगे, जितेंद्र यादव जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही? जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी। अभी अमित जी ने कहा कि अभी सभी प्रबुद्ध जनों से लेके, सीनियर वकीलों से लेके और अन्य लोगों से भी जो अपने अपने क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात करके फिर इसको लागू करते हैं। आपको नहीं लगता कि इन सबसे बात की गई होगी तभी इस तरह का नया कानून बनाया गया है? सर, त्रिपाठी जी की मैंने बात सुनी जी, और त्रिपाठी जी नहीं, हमारे अमित श्रीवास्तव जी, और कांग्रेस ये कहीं ना कहीं, हाँ, अमित श्रीवास्तव जी की मैंने बात सुनी और बात कहीं ना कहीं उनकी सही है, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने भारतीय न्याय संहिता जो नई 2023 के तहत लागू की है जी, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हम लोगों के लिए एक रुकावट है, क्योंकि जो पुरानी भारतीय दंड संहिता 1872 में जो बनी थी जी, जिसको आज तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब एक नई न्याय संहिता, इसमें हम लोग के पास ना तो बुक्स हैं, ना कोई नौजवानों के लिए कोई बुक्स की व्यवस्था की गई है, और ना किसी से, किसी भी पार्टी के जो लीगल हैं उनसे ना तो पूछा गया, ना कि कमेटी बनाई गई, और एक अचानक एक चीज लागू कर दी गई। उससे बहुत, अब हम लोग नहीं भी आईपीएस सीआरपीसी पढ़ेंगे, उसके तहत एक बुक्स पुराने रखेंगे, भाई पुराने मुकदमे हैं तो उसको भी पढ़ना है, जो नए मुकदमे लागू होंगे उसको भी पढ़ना है, मगर ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए दिक्कत है करने। इसी के लिए कहीं ना कहीं आप देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आंदोलन किया है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियरों ने भी अपनी बात रखी कि चीज या तो हम लोग से राय लेके करनी चाहिए थी, अचानक कोई चीज थोपी गई है तो हम लोग उसको कर नहीं पा रहे हैं। आज भी न्यायालयों में भी अगर कोई भी मुकदमे है, कोई भी एफआईआर लिखी जाएगी तो जिस तहत लिखी जाएगी न्याय संहिता के तहत, हम लोग को बुक्स उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखेंगे? जी, भाई कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट को भी दिक्कत आ रही है, और सीनियर एडवोकेट को भी आ रही है, जूनियर एडवोकेट को तो आ ही रही है, क्योंकि एक बुक्स वो पुरानी और एक नई बुक्स दोनों को साथ लेके चलना है। पुराने मुकदमे जल्दी खत्म नहीं होंगे। और जो इन्होंने कहा कि 3 नए कानून, भाई इनके 3 नए कानून क्या है जी? ऐसा तो है नहीं कि किसी को सजाए मौत का फरमान जारी कर देंगे। भाई इससे पहले भी थी, भाई जो टाइम ऑफ लिमिट थी कि इतने दिनों में हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर किया कि 6 महीने में मुकदमे का जजमेंट होना चाहिए, मगर इतनी भीड़ होने का कारण 6 महीने की जगह 6 साल हो जा रहे हैं जी। क्या हाईकोर्ट उसको फिर दोबारा ऑर्डर करती है क्या? आप बताइए। जी जी, मान लो टाइम ऑफ लिमिट के लिए हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक जजमेंट जो है 6 महीने के अंदर होना चाहिए, इतनी भीड़ है, उस भीड़ में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? भाई सुबह से शाम तक भीड़ बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जितेंद्र जी, आपका कहना है कि पहले जजों की भर्ती होती, पहले पुस्तकों का प्रकाशन हो जाता, सब जगह उपलब्ध हो जाती, फिर ये कानून लागू करना था। भाई आप देखिए, जुडिशरी में कोई भर्ती नहीं हो रही है।
एक जज के पास कम से कम 6 थाने हैं, और एक थाने में पर डे कितने मुकदमे हैं, दूसरे थाने में कितने मुकदमे हैं। आप देखिए, अब 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई जी भाई, सभी को मान है जी। सबसे बड़ी बात है, आप ना तो मार्केट में बुक्स हैं, नौजवान अलग परेशान है, सीनियर अलग परेशान है जी। भाई। कोई मुकदमा अगर मान लीजिए कायम होता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत हम लोग उस बात को रखेंगे। जी जी जी। चलिए, अब हम सबसे बड़ी बात हम लोग के सामने भी ये इसका उत्तर तो खैर वर्मा जी देंगे, वो भी काफी सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे ही पूछेंगे। त्रिपाठी जी और खान साहब, हम आपके पास आएंगे, क्योंकि आप लोगों के ही द्वारा हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को वास्तविकता का पता चल पाएगा। तो त्रिपाठी जी और खान साहब, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन वर्मा जी, हम चाहेंगे कि विपक्ष का कहना है, उनका कहना भी सही है कि पहले प्रकाशन हो जाता सारी पुस्तकों का। अब जैसे यादव जी कह रहे हैं कि अब हम लोग फिर से नए सिरे से पढ़ेंगे। नए बच्चे तो ठीक है, जो नए बच्चे आएंगे, जो LLB करेंगे, LLM करेंगे, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों जैसे सीनियर एडवोकेटों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जब कुछ बदलाव होता है तो इस तरह के अवरोध आते रहते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे विपक्ष का, चाहे जितेंद्र जी हो, चाहे अमित जी हो, उन्होंने जिस तरह की अपनी बातें रखी हैं, उसका आप भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार की प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या उत्तर देना चाहेंगे? देखिए, जो पूर्व में जो कानून थे, जैसे भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये दोनों जो हैं, ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी जी, उस क्रांति को दबाने के लिए तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी जी, उसने भारतीय नागरिकों के विरुद्ध किस तरह से उनको कानूनी शिकंजे में जकड़ा जाए, इसको सोचते हुए उसे डिजाइन किया था कि भारतीय नागरिक जो हैं वो राजद्रोह, जो जिस की श्रेणी में जिस तरह से उन्होंने राजद्रोह को जो है अपराध माना था, तो राजद्रोह को किस तरह से वो कुचल सकें, और इसीलिए जो जितने भी अधिकार थे वो पुलिस के अधिकारियों को दिए गए थे। आज हम आप सभी ये जानते हैं कि अगर एक FIR किसी व्यक्ति को लिखाना हो तो उसे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और मीन्स ऊपर से नीचे तक उसको उसके लिए भटकना पड़ता है। आज अगर EFIR होती है जिसमें प्रारंभिक जांच का जो अधिकार है पुलिस अधिकारियों को दिया गया है, तो आज जो है क्षेत्राधिकार का भी जो प्रश्न है उसको खत्म कर दिया गया है कि अगर 0 पे जो FIR है, क्षेत्राधिकार को देखे बिना जो है पुलिस अधिकारी को या थाने का जो इंचार्ज है उसे FIR दर्ज करनी पड़ेगी। तो जो भी अधिकार है, 0 में पहले भी कायमी होती थी, मगर वो अधिकार स्वरूप नहीं होती थी, वो एक डिस्क्रिशनरी पावर एक पुलिस को दिया हुआ था कि वो चाहें तो उसको दर्ज करें और चाहें तो वो इनकार कर दें। मैं ऐसे कई जो है मुकदमे जो हैं माननीय हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे हैं, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जो है इंटरफेयर करके और डायरेक्शन देना पड़ा है। तो हर व्यक्ति, हर नागरिक के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं था कि वो माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा पाए। तो आज उसको जो एक अधिकार के स्वरूप दे दिया गया है कि उसको एक प्रावधान के रूप में उसे शामिल कर लिया गया है भारतीय जो है न्याय संहिता में, तो वो एक अधिकार स्वरूप उसको एक्सरसाइज कर सकता है और पुलिस अधिकारी को बाधित कर सकता है कि वो उसकी FIR दर्ज करे। तो ये जो एक अधिकार जो मिला है उसका नागरिक जो है सदुपयोग कर सकते हैं। और वहीं जो प्रतिपक्ष पार्टी है जिसके विरुद्ध FIR की गई है, वो 14 दिवस के विरुद्ध के अंतर्गत वो चाहे तो वो पुलिस अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन पेश कर सकती है और वो ये बता सकती है कि वो निर्दोष हैं, और उस पर कॉग्निजेंस लेकर पुलिस अधिकारी चाहें तो उस FIR को समाप्त कर सकते हैं, खात्मा लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षों को बड़ा जी अभी कोई FIR समाप्त करने के लिए निश्चित तौर पे CGM कोर्ट जाता था, FIR हो गई तो वहीं से खात्मा लगता था। अब क्या पुलिस खात्मा लगा सकती है? खात्मा तो पुलिस ही लगाती थी, उसकी करती थी, उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होती है, और वो प्रोसीजर है कि वो उसकी स्वीकारोक्ति जो है वो एक जुडिशियल फोरम पे ही होगी जी। तो वो अधिकार जो है एक जो क्योंकि पुलिस में जब एक बार FIR हो जाती थी तो उसको दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं जाता था, वो अधिकार यहां प्रदत्त किया गया है कि दूसरे पक्ष को भी सुनने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है, और अगर वो अपनी जो है ये दिखाता है कि वो उसने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस अधिकारी उसको कॉग्निजेंस में लेकर और उसका जो प्रकरण है समाप्त कर सकते हैं या FIR दर्ज करने से रोक सकते हैं।
तो वो अधिकार जो है पुलिस अधिकारियों को दिया गया। नहीं, वो पहले भी था, जब एफआईआर के बाद जांच करती थी पुलिस और जांच करने के बाद वो खात्मा पेश करती थी। देखिए, खात्मा पेश करती थी वो पुलिस का अपना एक जो मैकेनिज्म होता है कि वो अनुसंधान करते हैं, और अनुसंधान में अगर साक्ष्य नहीं मिलते थे तो वो ऐसा करते थे। यहां पर एक अपराधी या आरोपी जिस पर आरोप लगाया गया है, उसको कोई अपने पक्ष के दस्तावेज पेश करने का कोई अधिकार दिया हुआ नहीं था प्रोसीजर में जी। यहां पर उसको एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने पक्ष के जितने भी दस्तावेज हैं, साक्ष्य हैं, वो पुलिस के सामने प्रस्तुत कर सकता है, और पुलिस को उस पर जो है उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा, और उसके आधार पर ही वो आगे प्रोसीड करेंगे। लेकिन वर्मा जी, जैसा कि जो उन्होंने आरोप लगाया कि जल्दबाजी में कहा जा सकता है, अभी पुस्तक ही उपलब्ध नहीं है, अमित जी ने कहा, और फिर से नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी अन्य तरह की बाधाएं हैं। देखिए मेरे दोनों मित्र प्रवक्ता जो हैं ज्ञानी व्यक्ति लगते हैं मुझे, और पब्लिक डोमेन जी पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत है, नोटिफाइड है, अभी नेट पे से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। एक आम जनता जो है वो उसको पब्लिक डोमेन में है ये, तो उसको वो इंटरनेट से उसका प्रिंट आउट निकाल कर और उसको पढ़ सकते हैं, या तो उसको स्क्रीन पे खोल कर पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किताबें बिल्कुल जो है उपलब्ध नहीं है, बहुत सारी किताबें जो है मेरे पास में, ये किताब लगभग जो है 8 महीने पहले मेरे पास में आ चुकी है। तो अमीस किताबें उपलब्ध हैं, और अगर कोई किसी को अगर उसको पढ़ने में दिक्कत है तो वो अपनी वेबसाइट ओपन करके और उसको पढ़ सकता है। तो ऐसा कहीं कोई परेशानी नहीं है कि उसको का जो है एक्सेस लोगों को नहीं प्राप्त हो रहा है। और इसकी जो कमेटी थी वो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, जिसके जो हेड थे वो ब्रजलाल जी थे, जो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आज की डेट में वो राज्यसभा के सांसद हैं। उनकी वो कमेटी थी जिसमें कई न्यायविद उसमें सम्मिलित थे, और उस कमेटी में चिदम्बरम जी भी शामिल थे, और ऐसे ज्ञानी कानूनविदों की देख रेख में ये कानून जो है बनाए गए हैं। और इसका जो है इसके बारे में जो है जो लॉ कमीशन के भी जो मेंबर्स हैं उनसे भी इसके संबंध में जो है विचार विमर्श किया गया है, उसके बाद में ही इसे जो है लागू किया गया है। चलिए, अमित जी और जितेंद्र जी के लिए आपने खबर सुनाई, हम आपके पास आ रहे हैं अमित जी और जितेंद्र जी, लेकिन त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। अब जो नया कानून बना है, इसमें पुलिस को कितनी सहायता मिलेगी और कितनी परेशानी आएगी? निश्चित तौर पे जैसा कि अभी बहुत सारी बातें सुन के आई कि अब मजबूर कर दिया गया है कि पुलिस अपनी जांच में, जैसा कि कहा जा रहा है कि जब चाहे तो अपनी मर्जी से धाराएं बढ़ा देती थी, अब यह निष्पक्ष हो गया, परिभाषित हो गया है, और सामने है कि अब धाराएं नहीं बढ़ा सकती, जो धाराएं लगनी चाहिए उतनी ही लगेंगी। और तरह की कई है, पावर भी कह रहे हैं कि इस तरह दिया गया है कि वो फिर जांच करके तुरंत दूसरे पक्ष को सुन के खात्मा लगा सकता है। इसमें पुलिस विभाग को और परेशानी बढ़ गई है या और सुगमता आ गई है? पुलिस विभाग को ना सुगमता आई है, ना कोई परेशानी आई है। पूर्व में भी ऐसा कोई कानून नहीं था कि पुलिस जो चाहे धारा लगा दे। पहले भी ये स्पष्ट था कि जो अपराध है उसको उसी तरीके से पंजीबद्ध किया जाए और उसी धारा में उसका अनुसंधान किया जाए और न्यायालय के पास जाया जाए। तो पुलिस को परेशानी या न्यायपालिका को या वकीलों को परेशानी होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। परिवर्तन अवश्य है, और परिवर्तन में कुछ न कुछ व्यवधान, जैसा आपने स्वयं कहा, अवरोध आते हैं जी, वो अवरोध आएंगे। मजिस्ट्रेट, जज, उनको भी नई जो संहिताएं आई हैं उनसे उनको परिचय कराना पड़ेगा। पुलिस पहले से ही तैयारी कर रही है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दी गई है पुलिस अधिकारियों को नई संहिता के, और जो जागरूक वकील हैं वो पहले से ही इसके बारे में कुछ न कुछ जो है जानकारी प्राप्त करते रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि इंटरनेट डोमेन पर ये सब कुछ उपलब्ध है, तो एक परिवर्तन में जो कुछ न कुछ टीदिंग ट्रबल आना आवश्यक है, वो आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर 2, 4, 6 वर्षों में, क्योंकि ये केवल साल 2 साल के लिए नहीं बनी है, ये तो आने वाले शताब्दियों के लिए ये कानून बना है। ये कानून कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, लेकिन पिछले 15-20 सालों में जो समाज में, टेक्नोलॉजी में, समाज की सोच में और समाज की व्यवस्था में जो परिवर्तन आए हैं, वही इसमें परिलक्षित होते हैं। उदाहरण स्वरूप
महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जी, क्यों किए गए हैं? क्योंकि पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं महिलाओं की समस्याओं को बड़े दमदारी से मीडिया और सभी एक्टिविस्ट इसको उठाते रहे हैं। उसको मान्य करते हुए निश्चित रूप से उनको एक विशेष स्थान दिया गया है। जो न्याय संहिता है जो आईपीसी का स्थान लेगी, उसमें युक्तिकरण किया गया है। एक चैप्टर में जो चीज़ होनी चाहिए वो किया गया है। तो ये पुलिस के लिए सुविधाजनक चीज़ है। उदाहरण स्वरूप जो एबेटमेंट, जितेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, त्रिपाठी जी की बात पूरी हो रही। जी जी त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी। जी, उसके लिए उसको उकसाना अथवा उसके अटेम्प्ट करना या उसकी कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब चीज़ें एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से बच्चे की जो डेफिनेशन कहीं माइनर के रूप में, कहीं आयु के रूप में, ये सब समाप्त करते हुए उसको चाइल्ड कर दिया गया है। कोई भी 18 साल से अगर छोटा है तो वो चाइल्ड है, और सभी अपराधों के लिए चाइल्ड एक बराबर है, चाहे वो 5 वर्ष का हो चाहे 18 वर्ष का हो। अगर वो विक्टिम है तो सज़ा बराबर होगी। पहले अलग अलग थे। तो अब मेरे विचार से पुलिस को बहुत सहूलियतें होगी, और सबसे बड़ी सहूलियत टेक्नोलॉजी की होगी। अगर हम आईपीसी की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि उसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। जो अब सजाएं दी जा रही हैं उनको सख्त किया गया है। आजीवन कारावास का भी कोई अर्थ नहीं था। अब बहुत सी सजाओं में आजीवन कारावास का अर्थ आजीवन होगा। उसको जेल में ही जाकर अपने अंतिम सांस लेनी होगी। तो इस प्रकार से जो उसका सरलीकरण किया गया है वो निश्चित रूप से न्यायालय को भी उसके बहुत लाभ मिलेगा और पुलिस को भी। जी। इसके अतिरिक्त कुछ नए अपराध बनाए गए हैं जहां पर पुलिस को बहुत दिक्कत जाती थी। उदाहरण स्वरूप चेन स्नैचिंग, उसको कभी चोरी बताया जाता था, कभी लूट बताया जाता था, उसके लिए अलग। शादी का झांसा देकर जो बलात्कार की घटनाएं जो रोज अखबार में छपती हैं उसको न्यायालय अपराधी नहीं मानता था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि शादी का आश्वासन देने से अगर वो कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वो कोई अपराध नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीटिंग में आ सकता है, लेकिन बलात्कार नहीं। अब उसको अपराध बना दिया गया है। तो एक प्रोटेक्शन दिया गया है। संगठित अपराध जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है जी, इसके बारे में महाराष्ट्र में और कुछ अन्य उत्तर अलग अलग बनाए गए हैं। इन गिरोहों के द्वारा, जैसे हमारे माफिया गिरोह होते हैं, दाऊद इब्राहिम के गिरोह होते थे, उनके खिलाफ आईपीसी जो है कारगर नहीं थी। अब संगठित अपराध को परिभाषित करके उसमें किसी भी प्रकार से उसमें हेल्प करना, शरण देना, उसमें इतना आईपीसी के बारे में कहा जा सकता है। और जहाँ तक सीआरपीसी की बात है जो अब नागरिक संहिता के रूप में सामने आई है, उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। अब ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है, हर स्टेज पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मदद ली जाएगी। एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो रिकॉर्ड है उसको डॉक्यूमेंट माना गया है, जो अभी तक अमान्य था। सम्मन्स वारंट तामील करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक मदद ली जा सकती है, मोबाइल की मदद ली जा सकती है। तो बहुत आसान हो जाएगा पुलिस का काम। अभी वो दर दर घूमती रहती थी केवल सम्मन्स बांटने के लिए पोस्टमैन की तरीके से, वो काम उसका कम हो जाएगा। एविडेंस देने के लिए जो है दूर दराज, क्योंकि आजकल ट्रांसफर बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं जी, और न्यायिक प्रक्रिया बहुत विलंब से चलती है, तो पुराने अधिकारियों को पुरानी जगह पे जाना पड़ता था जी। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो दे सकते हैं। खूंखार अपराधी जो हैं वो भाग जाते थे कस्टडी से, अब उनको जेल में ही रख के उनका एविडेंस और उनका पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया जा सकता है। ये चेंजेस इसलिए आए हैं क्योंकि समाज में चेंज आ गए हैं और उनका केवल रिफ्लेक्शन इसमें आया है और अच्छी तरीके से आया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी खान साहब, जैसा कि कहा कि पहले आतंकवाद परिभाषित नहीं था। आतंकवाद तो पहले भी, आतंकवाद के जो केस लगते थे वो आजीवन कारावास, यहाँ तक कि बहुत सारी अन्य धाराएं लगती थी। एक और आपसे यह सवाल ये था कि इसमें जैसा कहा गया है, मुझे बहुत नहीं पता, मैंने जो पढ़ा कि धारा 377 यानी अप्राकृतिक यौनाचार को लेकर कोई प्रावधान साफ नहीं है। जी सर, काफी समय से जैसे नाज फाउंडेशन वाला मामला था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें जो अपनी अभिव्यक्तियां दी, या नवतेज जौहर वाले मामले थे, तो जो लेस्बियन लोग थे या उभयलिंगी लोग थे वो काफी समय से इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय काफी सारे निर्णय भी इस पर आए। जी।
जिसके कारण जो लोग अगर साथ रहना चाहते थे अपनी मर्जी से, जी, क्योंकि आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति को अपने शरीर के साथ अपने जैसा जो व्यवहार वो चाहता है वो करने का उसको अधिकार है। तो कई सारे केस लॉज में इसको डिफाइन किया गया था, जिस पर जो लेस्बियन और गे लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 377 को इसमें से हटा दिया गया है जी। और वर्तमान में काफी सारे इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे ठगी प्रथा में सन 2010 से 377 इसमें तो ऐसा भी होता है ना, प्राकृतिक कृत्य करना वो जबरन भी हो सकता है। हाँ, जबरन हो सकता है, वो चीज है, लेकिन इसमें 377 को हटा दिया गया है। लेकिन उसके लिए अन्य सेक्शंस भी हैं जी, जैसे कि आपराधिक बल का प्रयोग करना या उसके साथ कोई उसको क्षति पहुंचती है या चोट आती है, तो अन्य कई सारे प्रावधान 323 वगैरह में आदि में कई सारे प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी, जिनके तहत उनको दंडित किया जा सकता है जी। इसके अलावा सर मैं जो कहना चाहता हूं कि जो समय की प्रासंगिकता के अनुसार काफी समय से अनुभव किया जा रहा था कि कुछ सेक्शंस तो ऐसे हैं जिसका बहुत लंबे समय से प्रयोग ही नहीं हुआ। सन 2010 में जब मैं जॉब में आया, मैंने आज तक ठगी प्रथा के तहत ठगी का जो सेक्शन था 310, उसमें कोई अपराध दर्ज होते हुए नहीं देखा। कर्नल सलीमैन ने जब ठगी प्रथा का अंत किया था, काफी लंबे जो अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय इस प्रथा का अंत हो चुका, जिस पर संघर्ष आपने मूवी देखी होगी, बहुत फेमस दिलीप कुमार की मूवी थी जी। ये लोग लोगों को गिरोह में शामिल होकर उनको मार दिया करते थे। तो उस सेक्शंस की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि काफी सारे सेक्शंस आईपीसी हमारे पहले से ही मौजूद है, इसलिए उस सेक्शंस को इसमें से हटा दिया गया है जी। दूसरा, आदरणीय वर्मा जी ने जो 154 एफआईआर के बारे में कुछ जानकारी दी थी, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई है, जिसको मैं चाहता हूं कि जनता तक वो पहुंचे। जीरो के अलावा उसमें 2 प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण और किए गए हैं कि ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं जी। जो पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर हो सकती है, और उस ऑनलाइन एफआईआर की शर्त केवल ये है कि 3 दिन के पश्चात कोई व्यक्ति जिसने वो एफआईआर की है वो वहां आकर हस्ताक्षर कर देता है तो उस पर अपराध दर्ज कर लिया जाएगा। इस प्रावधान की आवश्यकता इस कारण कहां पे जाके संबंधित थाने पे? हाँ, संबंधित थाने पर दस्तखत कहां कर देगा? जी जी, संबंधित थाने पर जाकर हस्ताक्षर करेगा तो उसकी एफआईआर लॉन्च कर ली जाएगी। इसका कारण यह था कि मान लीजिए किसी को बंद कर दिया है, घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, तो वो मोबाइल आदि के माध्यम से भी अपनी बात पुलिस तक पहुंचा सकता है जी। तीसरी, इसमें तो आगे भी नहीं जाने देंगे अगर बंद कर दिया, घर से नहीं जाने, मोबाइल वहां पुलिस उससे सर एक्टिव तो हो ही सकती है जी। पुलिस उससे एक्टिव तो हो सकती है, हाँ, एक्टिव हो सकती है, लेकिन वो 3 दिन बाद नहीं जाएगा, सिग्नेचर नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं। हाँ, वो ये थोड़ा सा एक उसमें लूप पोल्स है कि 3 दिन तक अगर वो नहीं पहुंचता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी जी। उस संबंध में मैं जरूर चाहूंगा कि इस चीज को क्लियर किया जाए। जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ कमी अगर रहती है तो उसके संबंध में सरकार बाद में रूल्स बनाती है, समय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जी। दूसरा सर, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान और है, जैसा कि अरनेश बनाम बिहार का जो मामला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी जो है व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। तो इसलिए इसमें 154 में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ये जोड़ा गया है कि 3 साल की सजा और 7 साल से कम, 3 से ऊपर और 7 साल से कम के जो अपराध हैं उसमें तुरंत गिरफ्तार न करते हुए वो उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। डीएसपी या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी की परमिशन से उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसमें अरनेश बनाम भारत संघ के मामले का भी ध्यान रखा गया है, ताकि मालूम पड़ जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है इसके अंदर। और 154 अब वर्तमान में सेक्शन 173 में आ गई है जी। और इसके अलावा जो पुलिस रिमांड में काफी दिक्कत आती थी, जो 167 सेक्शन था, तो पहले पुलिस केवल प्रथम 15 दिन के अंदर पीआर ले सकती थी, लेकिन वर्तमान में अब इसको यह कर दिया गया है कि जो 60 वर्ष तक की अवधि वाले जो चालान है जिनको हमको 60 दिन के अंदर पेश करना है जी। और अगर पुलिस पेश नहीं कर पाती उसमें डिफॉल्ट बेल हो जाती थी मुलजिम की। हाँ। तो उन मामलों में अगर पीआर लेना है पुलिस को तो वो पहले 40 दिन के अंदर पीआर ले सकती है जी। पहले 40 दिनों के अंदर पीआर ले सकती है। और वे मामले जिनमें 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश करनी है पुलिस को, हाँ। उसमें पहले 60 दिन के अंदर पुलिस पीआर ले सकती है। तो पुलिस की ये बहुत बड़ी समस्या थी, मान लीजिए किसी कारणवश 15 दिन के अंदर उसको पीआर नहीं मिल पाया या 15 दिन के अंदर उसको कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है, तो पुलिस बीच बीच में इसको टुकड़ों में भी रिमांड ले सकती है, ये 3 दिन का, फिर 4 दिन का। तो पहले 40 दिन तक पुलिस के पास एक अधिकार है कि उस रिमांड को उसके द्वारा लिया जा सकता है। ये कंपलसरी है जी सर, ये कंपलसरी है। ये 187 सेक्शन है, पहले ये 167 में हुआ करता था, तो वो उस समय केवल पहले 15 दिन के अंदर ही पीआर मिल सकता था, लेकिन अब
प्रथम 40 दिन के अंदर 60 दिन जिनकी 60 दिन की अवधि है जिन चार्जशीट की जी, इससे कंफ्यूज ना हो, ये चालान पेश करने की म्याद नहीं है। ये 60 दिन या 90 दिन की जो अवधि होती है ये डिफॉल्ट बेल की म्याद होती है। अगर आप चार्जशीट पेश नहीं करते हैं 60 दिन या 90 दिन में तो मुलजिम को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। हाँ। उस डिफॉल्ट बेल को रोकने के लिए ये 60 दिन 90 दिन का प्रावधान किया गया था कि आप इसको पेश कर दें जी, क्योंकि कोई व्यक्ति मालूम पड़े बाद में आपको कुछ नहीं मिला उसके खिलाफ, वो अनावश्यक जेल में है, तो 60 दिन 90 दिन में आप पेश कर दें और पहले 40 दिन में पुलिस पीआर ले सकती है कभी भी जी, पहले 40 दिन में कभी भी ले सकते हैं, 40 दिन के बाद नहीं मिलेगा फिर जी। और 90 दिन वाली अवधि में पहले 60 दिन में ले सकते हैं, उसके बाद नहीं मिलेगा। नहीं तो अगर चालान पेश नहीं किया जी, तो जैसे आप कहते हो बाय डिफॉल्ट उसको जमानत मिल जाती है जी, अब नहीं मिलेगी? नहीं, बेल तो अभी भी मिलेगी उसको। अगर आपने 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं किया तो बेल निश्चित उसका राइट है और ये उसका अचूक राइट है डिफॉल्ट बेल का। इसलिए 90 दिन के अंदर तो पुलिस को वे मामले जिनमें 10 वर्ष से ऊपर की सजा है 90 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर देना चाहिए, अदरवाइज उसकी डिफॉल्ट बेल हो जाएगी। और जिनमें 10 से कम की सजा है उसमें 60 दिन में चार्जशीट पेश कर देनी चाहिए। वो प्रावधान अभी भी एज इट इज वैसा ही है जो पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बस परिवर्तन ये है कि 60 दिन की अवधि वाली चार्जशीट में आप पहले 40 दिन में पीआर ले सकते हैं जी, और 90 दिन वाली अवधि में आप पहले 60 दिन में पीआर ले सकते हैं। एक चीज और कही अभी त्रिपाठी साहब ने भी कहा कि शादी का अभी तक इस तरह के कोई नियम नहीं थे, चीटिंग का केस लग जाता था, शादी का वादा करके उसके साथ रेप करना, इसको रेप केस से बाहर कर दिया है कि शादी का झांसा देके प्रमोशन को प्रलोभन दे करके इसको रेप केस से बाहर किया गया है। नहीं सर, इसको एक्चुअली जो रेप वाला जो पोर्शन है उसी पोर्शन में उसको रखा गया है और इसमें काफी गंभीर सजा है। कोई व्यक्ति नौकरी का धोखा देकर या झांसा देकर या उसको शादी का झांसा देकर उसके या कई लोग अपना धर्म छुपा लेते हैं और शादी कर लेते हैं जी, तो उसको फिर वो रेप के बराबर ही अपराध माना गया है और उसके लिए गंभीर सजा है इसमें सर। नहीं, इसमें अधिकतम 10 साल, दोषी पाए जाने अधिकतम 10 साल की सजा। रेप पे तो और काफी बड़ी सजा है जी। तो ये इसको इस केस से अलग किया गया, दूसरा कानून बनाया गया है आपके कहने का मतलब। चलिए हम आ रहे हैं अमित जी आपके पास, लेकिन जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जितेंद्र जी। अरे सर, हमारा खाली कहने का मतलब इतना है जी कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था जी, उस संविधान को उथल पुथल करके एक भारतीय न्याय संहिता जी लागू कर दी गई है जी। अब इससे फायदा क्या होना है, नुकसान क्या होना है, ये कोई बता नहीं पा रहा है। भाजपा के जो नया कानून को आप नया कानून बदलने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसको चुनाव के दौरान संविधान बदलने की बात कह करके सबसे बड़ी पार्टी हो गए वहां की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, और क्या चाहिए आपको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था दी थी जी, उस व्यवस्था को उथल पुथल करके एक नया व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब इतना है, और जितनी परेशानी हम नौजवान उठा रहे हैं कि आज पहला दिन है, एफआईआर लिखी गई और हम किसके तहत बात करेंगे? बुक्स मार्केट में है नहीं, सीनियर्स अभी वर्मा जी ने बताया कि पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। कहीं भी नहीं उपलब्ध है, बड़ी त्राही मची है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आंदोलन हो रहा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसके खिलाफ आंदोलन करने की मुहिम छेड़ दी है। और हम लोग भी कहीं ना कहीं आघात हुए हैं कि अचानक एकदम से कोई चीज लागू कर गई। आप बताइए, जितनी भी अचानक नहीं, पार्टियां हैं, राज्यसभा लोकसभा पार्टियां पास हो चुका है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य पार्टी हो, किसी के सीनियर्स लीगल एडवोकेट से ना तो एडवाइस ली गई और ना कोई एक कमेटी गठित की गई। अभी वर्मा जी ने बताया है कि लीगल कौन से लोग लागू कर दी गई, लीगल एक्सपर्ट थे जिनसे सलाह ली। एक बार वर्मा जी फिर बता दीजिए जितेंद्र जी को, फिर अमित जी के पास। कमेटी ब्रजलाल जी की चेयरमैनशिप में बनी थी। उस कमेटी में जितेंद्र जी सुन लीजिए, उस कमेटी में चिदम्बरम जी भी उस कमेटी में जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, जितेंद्र जी सुन तो लीजिए, जितेंद्र जी सुन लीजिए, कमेटी में मेंबर थे हम लोग। तो आप जो है जिस तरह से एक जो विलाप कर रहे हैं वो सही नहीं है। ये सारे कानून विदों से डिस्कशन के बाद इस कानून को लागू करने का किया जा रहा है और आप जो है स्पेसिफिक विसंगति कोई आपको दिख रही है उसके बारे में बात करें।
तो उसका जवाब हम देने के लिए सक्षम है आपको इस समय। अब जिस तरह से इस कानून को ब्रिटिशर्स के समय बनाया गया तो था, हमारी बात तो सुनिए, जो आप बता रहे हैं कि संविधान बनाया था, उस संविधान को खत्म करके एक नया संविधान भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है। मैं ये कह रहा हूँ जिसमें हम लोग सफर कर रहे हैं। देखिए मैं सफर कर रहा हूँ, इसमें कितनी आपने जितेंद्र जी अपनी बात कह ली, आप बता रहे हैं अपनी बात कह ली जितेंद्र जी, वही रिपीट करने का आपने कहा कि संविधान बदल दे रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा हो सकता है, संविधान कहाँ बदल गया है? 90 दिन में चार्जशीट आती है तो 90 संविधान के अंतर्गत जितनी भी धाराएं थी उसको कम करके कुछ धाराएं जोड़ी गई है, किसी में संशोधन किया गया है, किसी में टारगेट किया गया है कि इसको टाइम ऑफ लिमिट। आप देखिए अभी आज चालू हुआ है। जितेंद्र जी देखिएगा हमारे पास और भी अतिथि हैं, जितेंद्र जी और भी अतिथि हैं, उनके पास जाएंगे। आप बताने का मतलब है कि अंग्रेजों के समय जो कानून बना वो बेहतर था। बड़ा विरोध हो रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विरोध होगा। चलिए जितेंद्र जी आपके पास आएंगे। आपने अपनी बात काफी रख ली है, पूरे देश में विरोध होगा। चलिए जितेंद्र जी एक मिनट सुनिए तो, अरे सुनिए तो आप अपनी बात कह चुके हैं, इसमें सफर कर रहा है, अपनी बात कह चुके हैं, वही बात आप रिपीट कर रहे हैं। अरे हमारी बात सुनिए तो, चलिए सुनिए आपकी बात सुन ली जितेंद्र जी। अरे आपकी बात सुन ली भाई, कितनी बार वही चीज कहेंगे। हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी बोलिए। अमित जी देखिए, मैं अपने सब विद्वान साथियों की बात सुन रहा था जी, और खास करके सचिन भाई ने जो बात कही, मेरे विद्वान साथी हैं, निश्चित तौर पे मैं उनकी पूरी बातों को बड़ी शिद्दत से सुन रहा था जी। मुझे लगता है कि सचिन भाई बड़े लकी हैं कि 8 महीना पहले उनके पास बुक आ गई, कानून उसके बाद बना, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि चिदंबरम साहब जैसे कानूनविद भी उस कमेटी में थे। निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा, अगर इतना अच्छा कानून बना, मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ सचिन जी आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर संसदों को निष्कासित करके ये कानून को क्यों पास कराया गया, इस पर डिस्कशन क्यों नहीं हुआ जी, ये आपको बताना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं त्रिपाठी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और सब हम आपको देख के, पिछले 12 साल से मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं और हम आपके साथ कई डिबेट किए हैं जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी शायद आज एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अभी आप जिस प्रकार से आपने कहा, जितेंद्र सिंह यादव जी को आपने कहा कि आप लोगों ने यूपी में इस कानून संविधान बदलेंगे कह के आपने चुनाव सीट बढ़ा ली। मैं आपको बता दूं, हमने नहीं कहा था, भाजपा के सांसद अनंत गीते जी ने कहा था, लल्लू सिंह जी ने कहा था, ज्योति मिर्घा जी ने कहा था कि 400 सीट ला दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, क्योंकि 272 चाहिए था आपको मेजॉरिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए आपके लोकप्रिय चैनल पे, आपके दर्शकों के लिए, कि हम इंडिया गठबंधन के साथियों ने नहीं कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है वो एक संविधान एक किताब नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, आवाज है, उम्मीद है। तो हमने नहीं कहा था, इन्होंने कहा था और जनता ने वो जवाब भी दे दिया। रही बात, मैं आपको बता दूं कि अब हम इस कानून पे आ जाते हैं। कहा उन्होंने था, मुद्दा आपने छीन लिया। देखिए, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लल्लू सिंह जी कोई अधिकृत प्रवक्ता जिनका नाम लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी अधिकृत प्रवक्ता नहीं थे। सांसद चुनाव लड़ रहे थे साहब, सांसद चुनाव लड़ रहे थे तीनों। सारे सांसद थोड़ी अधिकृत प्रवक्ता हो सकते हैं अमित जी। नहीं, इन्होंने, मैंने आपको स्पेसिफिक नाम बताया, उन्होंने कहा था जी। अब मैं आपको बताता हूं जी कि बड़े सम्मान के साथ कि जिस प्रकार से एक कुछ वर्ड हम यूज करते हैं, मुझे एक चीज अच्छी लगी। मैं सिर्फ विरोध के लिए विरोध बात नहीं करूंगा, एक चीज अच्छी लगी कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और इन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि तलाशी और जब्ती की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। FIR, केस डायरी और चार्जशीट, जजमेंट सभी डिजिटल उसमें प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मुझे लगता है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि पहले तैयारी कर लेना था सचिन भाई आप लोगों को, उसके बाद आप करते, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा एक अहम चीज आपको बता दूं त्रिपाठी जी, कि मैं वीडियोग्राफी वाली जब लाइन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा जरूर आपके चैनल पे एक उसको उल्लेख करना चाहिए कि हमारे एक साथी आपके पत्रकार हैं, अपनी फाइल लेके जब मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि मुझको बुलाया गया सुबह 7 बजे घर के बाहर, और यह बोला गया कि आपसे कुछ पुलिस वाले बात करना चाहते हैं, और बाहर लाके उनके जेब में गांजा डाल दिया गया और उनको 3 महीना जेल में रहना पड़ा। अब जाके उनकी जमानत हुई है। तो कहीं वीडियोग्राफी होगी तो इस प्रकार की कोई हरकत आगे से नहीं होगी जी। ये अच्छी बात है ना,
जी अच्छी बात है, ये पॉइंट वैलिड अच्छा है, जो बात अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन मुझे फिर कहना है कि इसको बेहतर तैयारी के साथ सबके साथ संसद में डिस्कशन करके लाते तो मुझे लगता है कहीं बेहतर होता। चलिए, आपने दो सवाल किए थे वर्मा जी से, एक कि सांसदों को बाहर करके आप ये बिल क्यों पास करें वर्मा जी, उनका अमित जी ने सवाल खड़ा किया है। दूसरा एक बहुत इसके पहले उन्होंने सवाल किया है कि अभी इंटरनेट कनेक्शन ही कई जगह नहीं है, इंटरनेट चलता नहीं है, वहां किस तरह से EFIR की बात करेंगे, किस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लेंगे। सचिन भाई, हम और आप तो ले लेते हैं, वो वहां के कस्बे के वकील कैसा करेंगे ये भी बताइए प्लीज। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। चल वर्मा जी। अमित जी, आपको ये ऐसा लगा था कि जब कोविड का जो समय आएगा उसमें जो है जो हमको जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है जो अमेरिका में भी डिजिटली उपलब्ध नहीं है वो भारतीयों को उपलब्ध होगा। आज UPI का जिस तरह का उपयोग जो भारतीय कर रहे हैं वो अमेरिका जैसे देश में उपलब्ध नहीं है। वहां पर कोई सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, UPI पेमेंट का कोई वहां पर ऐसा पोर्टल नहीं है जहां से पेमेंट का कोई सिस्टम हो। तो आज डिजिटल इंडिया में जो भारत जो है विश्व को लीड कर रहा है, तो आप उस तरफ सोचिए कि आज उन्हीं लोगों ने जिनके बारे में आप कस्बे की बात कर रहे हैं वो लोग डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके वो मैटर्स में अपीयर हुए थे और उन्होंने मैटर्स में आर्ग्यूमेंट्स भी किए और अपनी बात भी कही और जनता ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। तो ये सिस्टम जो है इस देश में क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है। आप जो बात कर रहे हैं जीरो की FIR की बात या EFIR की बात जो कर रहे थे, मैंने वो बात भी बोली थी। EFIR में 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि EFIR जो है वो सारे लोगों को, सारे पक्षकारों को डोमेन पर, पब्लिक डोमेन पर डालिए और वो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को या लोगों को उपलब्ध होना चाहिए पब्लिक डोमेन में। ये 2005 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। तो जिस तरह की बातें जो आप अब जिस तरह से आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो संविधान बदलने के लिए 272 सांसद चाहिए लोकसभा के, 123 सांसद चाहिए राज्यसभा के और 50% से अधिक बहुमत चाहिए राज्यों में। तो ये जो था ये सभी भाजपा को पहले से उपलब्ध था। तो भाजपा ने GST कानून को GST को शामिल करके संविधान में और 370 धारा में बदलाव करके जो है संविधान को पहले भी बदला है। तो संविधान को बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं थी। जो आपने नैरेटिव खड़ा किया वो अब नहीं चलेगा। काट की अंडी जो है बार बार आप नहीं चढ़ा पाएंगे कि आप लोगों को डरा पाएं कि संविधान जो है भाजपा बदल लेगी या आरक्षण हटा देगी। ये जो आपने नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की और यूपी में कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत सफल हुए हैं, ये हमेशा नहीं हो पाएगा। अच्छा खासा सफल हो गए आप। आगे में आ गए। ये आप हमेशा नहीं कर पाएंगे। जो आपने ये जो प्रयास किया है ये जनता के सामने अब स्पष्ट हो चुका है कि ये जो है ये आपने जिस तरह से उनको पेमेंट आ जाएंगे आपके पेमेंट का आपके पास 8,500 रुपए का पेमेंट तो कर दीजिए आप। 1 जुलाई हो गई है, 8,500 का जो आपने लिखित में जो है झूठा जो एक झांसा दिया लोगों को, 8,500 रुपए का पेमेंट तो कर दीजिए। आज 1 जुलाई है। सरकार बना देते तो कर देते, वो सरकार नहीं बनी। सरकार बनाने का बात ही नहीं थी, उसमें तो था कि आप हमें वोट देंगे और हम आपको 8,500 रुपए देंगे। सरकार बनाने की बात ही नहीं बोली गई अकाउंट में। आपने 15 लाख अकाउंट में डलाया है क्या? 15 लाख रुपए का आप वो बता दीजिए, कहीं पर वीडियो या कहीं पर ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो। ये जो बातें हैं वो सिर्फ जो है कि नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है। आप दिखा दीजिए विश्वसनीयता कि इस चैनल पे जो आप बोल रहे हैं वो दिखा दीजिए, बता दीजिए उसका कोई सबूत हो तो। चलिए, मैं त्रिपाठी जी से व्हाट्सएप नंबर लेके आपको वो जरूर वीडियो भेजूंगा जिसमें अमित शाह जी ने कहा था ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने चुनावी जुमले के रूप में कही है। हाँ, ये आप जो है उसका बता दीजिएगा, प्रधानमंत्री जी ने इसको 15 लाख रुपए देने का वादा किया हो, ये बात आप बता दीजिएगा। मैं त्रिपाठी जी से तो जो आप बता रहे हैं वो सब अमित जी, मैं आपको फोन करके व्हाट्सएप नंबर वर्मा जी से ले लेता हूँ, आपको दे दूंगा निश्चित तौर पे। चलिए जितेंद्र जी, थोड़ा पॉलिटिकल बात नहीं, एक बार हमारे दर्शक इस जो बहस चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उससे हमारे दर्शक कैसे लाभ ले सकते हैं नए कानून के तहत। एक बार त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। त्रिपाठी जी, हमारे जो दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि इस कानून के तहत उनको और क्या सुविधा उपलब्ध हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी आम जनता को होती थी वो FIR करने में होती थी। जी।
अगर एक बार एफआईआर हो गई तो फिर कानूनी प्रक्रिया अपने आप चलती रहती थी जी। लेकिन एफआईआर के बारे में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है जी नागरिक संहिता में, जी। वो बहुत ही प्रशंसनीय है और जनता के लिए बड़ा फ्रेंडली है, बड़ा उनके लिए मित्रवत है जी। इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल लगभग सभी जगह पे उपलब्ध है, जहाँ नहीं है वहाँ कियोस्क बने हुए हैं, और नहीं तो फिर थाने का जो है ऑप्शन खुला हुआ है, थाने पे आप जा सकते हैं, किसी दूसरे थाने पे भी जा सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो एफआईआर लॉन्च करने में दी गई है, जनता को उससे काफ़ी सुविधाएं होंगी, विशेष रूप से महिलाओं को इसमें काफ़ी सुविधा होगी, और वो अपना अपराध जो उनके साथ घटित हुआ है, पीड़ित जो पक्ष है वो अपनी बात थाने के पुलिस के समक्ष किसी भी माध्यम से रख सकता है और पुलिस उसको इनकार नहीं कर सकती है। कुछ ही दिनों पूर्व की बात है कि भोपाल में हमने देखा था कि एक बलात्कार की पीड़ित महिला को 3-3 थानों में जाना पड़ा, और उसके बाद कहीं जाके उसको वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद उसको जो है एफआईआर करने में सफलता मिली। सबसे बड़ा लाभ ये होगा। और दूसरा लाभ जो बेल वगैरह की बात है, जमानत की बात है, उनको परिभाषित किया गया है, स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है, और जमानत पाने का जो अधिकार है वो विभिन्न प्रकरणों में किस प्रकार से है वो स्पष्ट दिया गया है। तो उसमें जिस प्रकार से दुरुपयोग उसका होता था बेल का, वो नहीं हो सकता है। और न्यायालय भी जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी चीज़ में बेल दे देते हैं, किसी चीज़ में नहीं दे देते हैं, वो भी डिस्क्रिशन उनका कम होगा। जितने भी न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं पिछले 25-30 साल के, उनका रिफ्लेक्शन भी इसमें आया है। जैसे धारा 377 है वो हटा दी गई है, परंतु आपने प्रश्न उठाया था कि अगर जबरदस्ती कोई 377 यानी अप्राकृतिक बलात्कार करता है तो क्या होगा, तो वो बलात्कार माना जाएगा जी। वो बलात्कार की परिभाषा में आएगा और उसका ट्रायल जो है वो ठीक बलात्कार की तरह से होगा। तो वो अपनी जगह पे वहाँ पर है, परंतु अपने आप में ये अपराध नहीं है जी। तो ये सब जो छोटी, फिर सुसाइड करने के लिए कोई अटेम्प्ट करता है, हम देखते हैं तुरंत पुलिस पहुंच जाती है और परेशान करती है, वो उसको समाप्त कर दिया गया है जी। बहुत से छोटे छोटे केसेस में जो जेल भेजा जाता था वो बंद करके उसके लिए सामाजिक रूप से कार्य करने का जो दंड देने का प्रावधान है, वो एक बहुत बढ़िया कदम है, जिसमें कोई एडल्ट है, स्पेशली 20, 22, 25 साल के नवयुवक हैं, उनको जेल जाने के बजाय जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उसमें उनको ये रेमेडी है। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी चोरी करता है 5,000 रुपये से कम के लिए, उसमें ये प्रावधान बना दिया गया है कि अगर वो सामान वापस कर दे तो वो समाज सेवा करके छूट सकता है। तो ये बहुत ही एक जनता के लिए फ्रेंडली चीज़ें हैं जी। महिलाओं को इसमें चूंकि विशेष सख्ती की गई है सजाओं में, तो उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। बच्चों को सीधा लाभ इसमें मिलेगा। 18 से कम के जो हैं उनके विरुद्ध कोई भी अपराध होगा तो उसमें सख्त कार्रवाई होगी। तो जनता को इसमें बहुत सुविधाएं हैं, और जो धारा 21 की जो मंशा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इसमें परिलक्षित होती है जी। बिल्कुल। चलते चलते आप खान साहब, आपसे दो चीजें, चूंकि आपने इसकी ट्रेनिंग भी ली है और ट्रेनिंग दी भी है, ये सब जो नया कानून बना है, दो चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। सरकारी अफसर का बल ये परिभाषित नहीं है, जैसे अभी तक कहीं आरआई गए हैं, पटवारी गए हैं, कई जगह एमपीबी के इंजीनियर गए हैं, तो उनके साथ जो मॉब लिंचिंग में एक साथ मारपीट की जाती थी, क्या ये इसमें आएगा? सर देखिए, आतंकवाद की जो डेफिनेशन है, नहीं, ये जो कि सरकारी अफसर के खिलाफ बल प्रयोग करना, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए सर, अगर मॉब लिंचिंग की जो डेफिनेशन है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उसके लिए होने चाहिए जी। यदि वो किसी सरकारी सेवक के साथ भी इस प्रकार का अपराध करते हैं जी, और उसके फलस्वरूप उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो निश्चित ही उनको मॉब लिंचिंग के तहत दंडित किया मृत्यु नहीं होती। जैसे अभी कहीं अक्सर आता रहता है, आप भी जाते हैं वीडियो में कि पटवारी जी पिट गए, आरआई साहब पिट गए, कहीं पुलिस वाले भी पिट गए, 2-4-6 लोगों ने मार दिया। ये क्या इसी धारा में आएगा क्या? नहीं, आतंकवाद की धारा में ये नहीं आएगा सर। जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। नहीं, मृत्यु वाली बात नहीं है। आतंकवाद की डेफिनेशन की चीज को लाने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इन्होंने कृत्य किया है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खतरे में डालने के उद्देश्य से किया गया है। नहीं, ये जो लिखा है स्पष्ट, जो पब्लिक डोमेन में, जैसा वर्मा जी ने कहा कि किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। हम इस वो सर उसको ऊपर की डेफिनेशन से जोड़ना पड़ेगा उसको। जी,
कि आतंकवाद की डेफिनेशन है कि जो भारत की एकता, अखंडता और संपूर्णता को खतरे में डालने के उद्देश्य से अगर वो ऐसा करते हैं देखना पड़ेगा, तो उसका मोटिव देखना पड़ेगा क्या है, तब तक आप उसको नहीं ले जा सकते वहां। चलिए, अभी तो चूंकि समय हो रहा है, एक और ये कम्युनिटी सर्विस की सजा क्या है? जी सर, जो आईपीसी की धारा 53 थी जी, उसमें पहले 5 प्रकार की सजाएं थी जी, मृत्युदंड जी, आजीवन कारावास, जी, जुर्माना और कारावास, जो 2 प्रकार का होता था, सादा और कठोर, और एक जब्ती जी, संपत्ति की। जी। अब इसमें एक सामुदायिक सेवा का जो सजा जोड़ी गई है, वो छोटे मोटे अपराधों में कोई प्रथम अपराधी है जी, उसको जेल में अगर वो चला जाएगा तो घुने हुए अपराधियों के बीच में पहुंचेगा और बड़ा अपराधी बनकर निकलेगा। जी। तो इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए उनको सामुदायिक सेवा का अपराध जोड़ा गया है, जिसका पर्पज ये है कि उनको जैसे वृद्धाश्रम में सेवा करने की सजा दे सकते हैं जी, या किसी स्कूल में काम करने की उनको दिया जा सकता है, जिसके कारण इसका सुधारवादी नजरिया है, वृक्षारोपण सुधारवादी नजरिया है, और इसके बदले में उसको भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा जी, ये उसमें स्पष्ट लेख है। तो ये इसका सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए इस सजा को जोड़ा गया है, जो निश्चित ही मील का पत्थर है कानून में। अमित जी समय हो गया है, अमित जी समय हो गया है, क्योंकि अगर बहुत जरूरी ना हो तो हम आपसे माफी चाह लें। चलिए, बहुत संक्षेप में कह दीजिए। जी, बहुत अच्छा डिबेट था। सारे प्रबुद्धजनों ने बहुत अच्छे पक्ष रखे, मतलब बहुत अच्छे डिबेट, मतलब कई डिबेट्स ऐसी रहती जो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, वो ये डिबेट है, मुझे याद रहेंगी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया अमित जी। और आप जैसे वक्ता, प्रखर वक्ता अगर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे तो डिबेट याद ही रहती रहेगी सबके, चाहे वर्मा जी हो, चाहे यादव जी हो, चाहे त्रिपाठी जी हो, चाहे खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, वर्मा जी आपका, और जितेंद्र जी आपका, और त्रिपाठी जी आपका, और खान साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो भारत न्याय संहिता के लागू होने को केंद्र सरकार ऐतिहासिक दिन बता रही है। 77 साल बाद देश में कानून का भारतीयकरण हुआ है, जिसमें ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में सजा के कठोर प्रावधान, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि अपराधियों पर शिकंजा कसेगा और पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब कानून के पालनहार इसकी सच्ची निष्ठा और कर्तव्य के साथ पालन करें। अन्यथा कितने भी कानून में बदलाव कर लिए जाए, नतीजा वही ढाक के 3 पात वाली कहावत को चरितार्थ करता रहेगा। मेरा आज के इतना ही, नमस्कार।